ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखिए इस वीडियो में सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या सीखेंगे। इस वीडियो में जो है हम सिविल कोड ऑफ 1804 अर्थात नेपोलियनिक कोड को हम सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके दिमाग में ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है सर नेपोलियन यहाँ कैसे आया। तो देखो मैं आपको जो है यहाँ पर नेपोलियन की सबसे बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट दूंगा कि जैसे आप देखिए सबसे पहले सोचिए फ्रांस क्या था, फ्रांस में कौन सी गवर्नमेंट थी उस समय, फ्रांस कैसा कंट्री था। तो फ्रांस उस समय जो था तो उस समय फ्रांस में कैसी, देखिए फ्रांस में उसमें समय था मोनार्की गवर्नमेंट। मोनार्की गवर्नमेंट का मतलब क्या था, वहाँ पर कोई ना कोई राजा रूल करता था। फ्रांस में पहले क्या थी, एक राजा रूल करता था। लेकिन यहाँ पर जनता को यह बात पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से 1789 में जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। अब जानते हैं इसको कि वहाँ पर जो है 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद फ्रांस में क्या हुआ कि यहाँ पर जो है रिपब्लिक गवर्नमेंट बनाई गई। रिपब्लिक गवर्नमेंट का मतलब वहाँ जनता खुद अपनी इच्छा से गवर्नमेंट बनाई। एक ये तीसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पर रिपब्लिक के बाद फिर जैकोबिन क्लब आए। जैकोबिन क्लब जो अब 9th क्लास में आपने सीखा है कि जैकोबिन क्लब वहाँ पर फ्रांस में वो गवर्निंग का काम करते हैं। फिर जैकोबिन क्लब के बाद डायरेक्टरी गवर्नमेंट आता है, डायरेक्टरी गवर्नमेंट फॉर्मेशन आती है। ठीक है, डायरेक्टरी आप 9th क्लास में भी इसको सीखें। ठीक है, और वहीं पर जो है डायरेक्टरी गवर्नमेंट की जब फॉर्मेशन चलती है तो वहीं पर नेपोलियन बोनापार्ट उस समय जो है मेजर जनरल ऑफिसर रहता है, या जो एक मिलिट्री का जनरल ऑफिसर रहता है। और वही जो है यहाँ डायरेक्टरी फॉर्म के जो एक होते हैं उनको हटाकर अर्थात उन्हें मार दिया जाता है। उसके बाद नेपोलियन वहीं पर बैठ जाता है। तो अब देख रहा है ना कि फ्रांस पूरी उसके हाथ में आ गई, तो नेपोलियन अब फ्रांस में बैठ गया। अब देखिए नेपोलियन जब यहाँ पर पूरी तरह से बैठ जाता है तो नेपोलियन बैठने के बाद अब देखिए ऐसा नहीं कि हाँ नेपोलियन ने कुछ अच्छा काम नहीं किया। नेपोलियन जब बैठ जाता है तो पूरी सिस्टम अपने हाथ में ले लेता है। जैसे एक राजा होता है तो किंग क्या करता है, वो एग्जीक्यूटिव सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो या लेजिस्लेटिव सिस्टम अर्थात सब सिस्टम ऑल सिस्टम जो है उसके अंदर हो जाते हैं। उसी तरह से नेपोलियन ने भी क्या किया कि सभी सिस्टम को अपने हाथ में ले लिया, सभी सिस्टम अपने हाथ में ले लिया नेपोलियन ने। देखिए इसका मतलब सभी सिस्टम लेने का मतलब इसकी कंपैरिजन राजा से करिए। अर्थात फ्रांस में जैसे पहले मोनार्की था नेपोलियन ने फिर मोनार्की ला दिया। अब नेपोलियन ने से पूरी तरह से मतलब नेपोलियन ने क्या कर दिया, फ्रांस को पूरी तरह से क्या कर दिया, मोनार्की बना दिया। मोनार्की बनाने का मतलब टोटल सिस्टम अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, अब टोटल सिस्टम हाथ में ले लिया, लेने के बाद उसने फ्रांस में क्या किया और उसके साथ क्या हुआ वो सारी चीज़ों को अब सीखेंगे हम। ठीक है, देखिए पहले ही मैंने आपको सिखा दिया है कि यूरोप में जो है नेशनलिज्म का फीलिंग जो है जागने का क्या होता है कि लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग जो है आता है, लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग। तो नेशनलिज्म की फीलिंग की शुरुआत कहाँ से होती है, तो फ्रांस से होती है। तो ये नेशनलिज्म की जो फीलिंग फ्रांस से शुरू होती है, तो नेशनलिज्म की फीलिंग आने पर जो है क्या होता है ये भी ध्यान दीजिएगा कि फ्रांस से शुरू होती है, उसके बाद यूरोप के दूसरे कंट्रियों में जाता है। तो देखिए नेपोलियन ने क्या किया कि इसमें कोई संदेह नहीं, उसने एक लार्ज एम्पायर खड़ा किया। फ्रांस के नाम फ्रांस से ही उसने एक बहुत बड़ा ही लार्ज एम्पायर खड़ा किया। ठीक है, बहुत बड़ा लार्ज एम्पायर खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं छोटा साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। और जब किया तो करने के उपरांत वहाँ पर फ्रांस में उसने बहुत सारे रिफॉर्मेशन किया, बहुत सारे काम भी किया। और उसी काम को उसके किए गए कार्य को ही सिविल कोड या नेपोलियनिक कोड कहा जाता है। ठीक है, उसी को अब देखिए उसने किया क्या। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी बट मेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट। यहाँ पर देखिए डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी, हमने तो अभी कहा कि उसने राजा की तरह ही पूरी सिस्टम अपने हाथ में ले लिया। तो इसका मतलब जनता की पूरी अधिकार खत्म, और डेमोक्रेसी में जनता की पूरी राइट्स रहती है, पब्लिक की पूरी राइट्स रहती है। तो यहाँ पर जो है नेपोलियन ने क्या कर दिया, डेमोक्रेसी एंड कर दिया। तो यहीं पर हमने लिखा है डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी खत्म कर दिया। लेकिन अब देखिए डेमोक्रेसी खत्म कर दिया तो डेमोक्रेसी खत्म करने का मतलब अब तो उस पर कोई अंकुश लगा नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि कोई अंकुश लगा देगा, नहीं अब कोई नहीं लगा सकता है, वो निरंकुश हो गया था। लेकिन तो भी जो है मेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और भी एफिशिएंसी बना दिया उसने, बहुत ही अच्छा बनाया है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था को भी नेपोलियन ने बहुत अच्छा किया। ठीक है, अब देखिए डेमोक्रेसी एंड करने के बाद भी
देखिए इसके बाद इसने क्या किया, एबोलिश्ड, ठीक है इधर से आ जाता हूँ। हाँ देखिए यहाँ पर दिया कि एबोलिश द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ। देखिए एबोलाइज द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, जो बर्थ से, उस समय तो था कि बर्थ से जो प्रिविलेज मिलते थे उनको एबोलिश कर दिया। क्यों? चूँकि किसी को जन्म से ये अधिकार था कि जन्म से अगर पिताजी आपके मंत्री हैं तो अगली बार बेटा मंत्री बनेगा, ठीक है, ऐसा होता था। जो अधिकार हैं बचपन से बहुत सारी अधिकारें मिलती थी, उन सभी अधिकारों को ख़त्म कर दिया नेपोलियन ने और कहा कि ये सभी जो होगा वो क्वालिटी पर होगा, अब जो है ये मतलब कि बर्थ सिस्टम पर नहीं होगा। एक ये ख़त्म कर दिया और दूसर का जो है इस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, और कानून के समक्ष जो है सभी को बराबर कर दिया, और चाहे रिच हो या पुअर सभी को बराबर कर दिया। नेक्स्ट इसने क्या किया कि फ्यूडल सिस्टम, सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज वर एबोलाइज्ड। देखिएगा यहाँ पर फ्यूडल सिस्टम को पहले इसने एबोलाइज किया। क्यों एबोलाइज किया? देखिए फ्यूडल सिस्टम का मतलब यह होता है कि कोई राजा ऐसा हो, ठीक है, कोई ऐसा राजा होता है जिस दूसरे क्षेत्रों को जीत लेता है तो दूसरे क्षेत्रों पर भी अपनी पूरी तरह से अधिकार कर लेता है और उनको एक अलग ढंग से बिहेव करने शुरू कर देता है। उस सिस्टम को जो है हटाया। सर्फडम का मतलब होता है स्लेवरी का मतलब जब आप मोनार्की बढ़ जाते हैं राजा तो आप बहुत से लोगों को दास बना लेते हैं, नौकर बना लेते हैं। उस दास सिस्टम को भी नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि अब कोई दास सिस्टम और नौकर सिस्टम नहीं रहेगा, कोई किसी का स्लेव नहीं रहेगा। इसके बाद मैनोरियल ड्यूज वर एबोलाइज्ड। मैनोरियल ड्यूज वर एबोलाइज्ड का मतलब कि जैसे देखिए बहुत सारे क्षेत्रों में आपको ऐसा होगा कि आसपास में कोई बहुत सारे साहूकार होते हैं जो आपको इंटरेस्ट पर या किसी पर पैसे दे देते हैं, ठीक है, तो नेपोलियन ने उसको क्या कर दिया, एबोलाइज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या कर दिया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड का मतलब, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन क्या था, देखिए यहाँ पर नेपोलियन ने एक काम और कर दिया कि उस समय क्या था कि इससे पहले ये था कि कोई भी व्यापारी जो है अपने आप में यूनियन नहीं बना सकता, यूनियन बनाकर आप व्यापार नहीं कर सकते थे, और नेपोलियन ने यही काम कर दिया कि ये जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन था, ये जो मर्चेंट यूनियन बनाने की रिस्ट्रिक्शन थी, उसको क्या कर दिया, हटा दिया। कह दिया कि आप भी मिलकर, आप 4 मिलकर 5 मिलकर आप अपना व्यवसाय चला सकते हैं, आप 4-5 मिलकर अपना व्यापार कर सकते हैं, ठीक है, इसने अनुमति दे दिया, वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिया उसने। अगला इसने क्या कर दिया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम और इम्प्रूव्ड। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट का मतलब यह होता है कि वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जो खराब थी, एक जगह से दूसरे जगह आप ट्रेड नहीं कर सकते थे, वह ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जो है इम्प्रूव किया नेपोलियन ने। दूसरा कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया, ये नेपोलियन ने ये काम किया। नेक्स्ट इसने क्या कर दिया, देखिए स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स। देखिए स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, यहाँ पर सबसे बड़ी जो थी माप तौल की व्यवस्था, उस माप तौल की व्यवस्था को भी जो है नेपोलियन ने क्या किया था, रिफॉर्म किया था। नाप तौल का मतलब जैसे आप किसी क्षेत्र में चल जाइए तो 1 किलो वजन है, किसी क्षेत्र में चल जाइए तो 2 किलो वजन है, तो ये इन सभी क्षेत्रों में जो वेट्स और मेज़र थे, तो ये वेट्स और मेज़र डिफरेंट टाइप के थे, और इसी को इसने सुधारने का काम किया, ठीक है। यूनिफॉर्म लाज एंड नेशनल करेंसी, और एक नेशनल करेंसी अर्थात एक ऐसी करेंसी तैयार किया जो चारों तरफ रन कर सकती है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये सही करने की कोशिश की। अब देखिए नेपोलियन ने ये जो काम किया है उसी को क्या कहा जाता था, सिविल कोड ऑफ 1804। तो यहाँ पर सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियन कोड किसे कहा जाता है, तो जो अभी हमने बताया कि नेपोलियन कैसे फ्रांस में आया, ये अभी हमने आपको बताया। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नेपोलियन ने अर्थात जो काम किया, ठीक है, वो जो काम किया उसी काम को क्या कहा जाता है, नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804 कहा जाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेपोलियन ने एक फ्रांस के लिए अर्थात एक कंट्री के लिए जब मोनार्की गवर्नमेंट खड़ा कर दिया, डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय कर दिया, तो भी जो है वहाँ पर कितना अच्छा से उसने सिस्टम ये चलाया, ये बहुत अच्छा सिस्टम चलाया। और ये जब इस तरह से नेपोलियन ने फ्रांस में किया तो यह बात फ्रांस में ही नहीं, दूसरे क्षेत्रों में, फ्रांस के सिवा ये दूसरे क्षेत्रों में भी ये बात चल रही थी। ऐसा नहीं, यह बात दूसरे क्षेत्रों में भी, दूसरे देशों में रन करने शुरू हो गई थी। ऐसी बात नहीं कि दूसरे क्षेत्रों में ये रन नहीं कर रही थी, ये दूसरे क्षेत्रों में ये बातें रन कर रही थी। जैसे
फ्रांस से ये दौड़कर किसे बगल वाले हॉलैंड में चला गया, बेल्जियम में चला गया, दूसरे देशों में ये बात चलने लगी। देखिए ये कैसे चलती है, तो यह बात जो है फ्रेंच आर्मीज के द्वारा जाती है कि फ्रेंच आर्मी जो है दूसरे देशों में बात लेकर जाती है, ठीक है। और यह जब बात चली जाती है तो उस क्षेत्र के लोग जब इन चीज़ों को देखते हैं कि अरे वाह, यहाँ पर क्या क्या चेंजिंग हो रही है, नेपोलियन ने क्या क्या काम किया है, तो वहाँ की जो जनता थी वो भी जनता जो है फ्रांस की तरह क्या करती है, हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, वो भी जो है क्या करती है कि हमें भी उसी तरह की लिबर्टी चाहिए। इसका मतलब वहाँ के लोग क्या सोचने लगते हैं, वहाँ के लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि यार प्लीज़ हमें भी जो है क्या करो कि आओ फ्रांस आर्मी अर्थात फ्रांसीसी आर्मी हमारे पास भी आओ, आकर क्या करो, अटैक करो, और अटैक करने के बाद अपने फ्रांस में जो सिस्टम लागू किया गया है उसी तरह से ये भी सिस्टम लागू कर दो, हमारी तरह हमारे देश में भी लागू कर दे। सभी लोगों ने फ्रांस की तरह सिस्टम लागू करने की फ्रांसीसी आर्मी की रिक्वेस्ट करने लगी कि हमारे पास भी आओ, हमारे पास भी आओ। आइए फ्रांसीसी आर्मी जाकर उनको भी, उन क्षेत्रों को भी अपने अंदर करना शुरू कर दिए, ठीक है। सभी क्षेत्रों को अपने अंदर करना शुरू कर दिए फ्रेंच आर्मीज, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे थे, कर रहे थे, ठीक है। अब वहाँ से मोनार्की हट रही थी, लेकिन देखिए इंथ्यूज्म सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी, लेकिन यह बात बड़ा जल्द ही विरोध में बदल गया, ठीक है। यह बात जो थी पूरी तरह से विरोध में बदल गया। अब किस तरह से विरोध में बदलता है ये बात ध्यान दीजिएगा, ये कैसे विरोध होता है, तो देखिए लोगों के अंदर वो एक इमोशन। अब देखिए यहाँ पर क्या होती है कि फ्रांसीसी आर्मीज के लिए दूसरे क्षेत्रों में यह बात जाती है कि हमारे पास आइए, आप भी अटैक करिए और फ्रांस की तरह हमारे यहाँ भी सिस्टम लागू करिए। लोग तो ये बात कहने शुरू कर दिए थे, लोग मांगने शुरू कर दिए थे, तो फ्रांसीसी आर्मी भी जाती और वहाँ पर वह नेपोलियन की सिस्टम चालू हो जाती, उन यहाँ पर भी चली जाती, दूसरे देशों में रन करने शुरू हो जाती थी। लेकिन बड़ा जल्दी यह विद्रोह में बदला। कैसे, देखिए अभी जैसे देखिए हमारे यहाँ इंडिया क्या है, इंडिया में अगर ब्रिटेन गवर्नमेंट अर्थात ब्रिटेन की गवर्निंग आ गई तो हमारे अंदर एक फीलिंग रहा ना कि हमारे अब आदमी कोई शासन नहीं कर रहा है, वो इमोशन वाली फीलिंग। उसी तरह से इन क्षेत्रों में भी जो है ये फ्रांसीसी गवर्नमेंट, ध्यान दीजिएगा, ये फ्रांसीसी गवर्नमेंट जो थी, ये फ्रांसीसी गवर्नमेंट देखेगा, फ्रांसीसी गवर्नमेंट कर रहा है, ये नेपोलियन की विचार दूसरे क्षेत्रों में जाने लगी तो जनता को अपनी एक इमोशनल फीलिंग आ गई। ये फीलिंग आ गई यार अपना आदमी कोई गवर्निंग नहीं कर रहा है, कोई विदेश का आदमी दूसरा देश करे, ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है नहीं है। अब देखिए सेम टू सेम इंडिया और ब्रिटेन, ब्रिटिश सरकार और भारत से कंपेरिजन करिए, आपको समझ में आ जाएगा। उस तरह से फीलिंग आने लगी और लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, ठीक है। और वो विद्रोह के मुख्यतः कारण क्या थे, अब देखिए मुख्यतः कारण क्या थे, मैंने लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डज नॉट गो टू हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट थी अर्थात जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, अगर आप ये प्रशासनिक व्यवस्था अगर सोचिए, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, अब सोचिए कि यहाँ के लोगों को पूरी तरह से स्वतंत्रता मिली हुई हो और पूरी तरह से वहाँ के लोग कुछ करने को समर्थ हों, ऐसा नहीं था। जैसे आपको इंडिया और ब्रिटेन, कि इंडिया के भी लोग जो है ब्रिटेन में शामिल होंगे, लेकिन क्या इंडियन पीपुल को पूरी तरह से वो फ्रीडम है, क्या उनको राइट्स था कि कुछ कर सकते थे, किसी तरह का राइट्स उनको नहीं था। उसी तरह से यहाँ पर भी जो है ऐसा नहीं था, आप जो है मतलब कि यहाँ पर इनको पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी, तो फिर वहाँ के लोग, दूसरे देश के लोग नेपोलियन को कैसे एक्सेप्ट कर सकते थे, ये भी एक इमोशनल फीलिंग थी। दूसरा का क्या था, इंक्रीज टैक्सेस। अब यहाँ पर देखिए दूसरे क्षेत्रों में नेपोलियन ने क्या कर दिया, दूसरे क्षेत्रों में टैक्स बढ़ा दिए, ये भी एक असंतुष्टि का कारण था। और तीसरा क्या था, सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब यहाँ पर लोगों को ये राइट्स नहीं थी कि आपको क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है, आप विद्रोह कर सकते हैं, रिवोल्यूशन कर सकते हैं, इस तरह का आपको कोई राइट्स नहीं था दूसरे क्षेत्रों में। तो लोगों का तो विद्रोह करना बड़ा जाहिर सी बात थी। दूसरी बात, फोर्स्ड बोला कि कॉन्स्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज। अब देखिए यहाँ पर नेपोलियन ने क्या किया, और भी दूसरे क्षेत्रों को लोगों को फोर्स करने शुरू कर दिया कि हम अपनी आर्मी बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि नेपोलियन उस समय अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब रूलर मानने शुरू कर दिया। और यह जो फोर्स करना शुरू कर दिया, लोगों में वो असंतुष्टियाँ की ये सभी बातें आई, जिसकी वजह से जिस नेपोलियन को ये पसंद करते थे लोग अब विद्रोह करना शुरू कर दिए। अब देखिए अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या इन लोगों ने ये जो विद्रोह करना शुरू कर दिया,
क्यों विद्रोह करना शुरू कर दिया, क्यों यहाँ पर रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, क्यों नेपोलियन के विद्रोह गए, क्यों, केवल ये बताइए आप अपने दिमाग से सोचिए कि इन लोगों को, ये जो दूसरे देश के लोग थे, ये नेपोलियन के इस कार्यों को पसंद करते थे, फ्रांस की बातों को पसंद करते थे और फ्रांस की तरह देश चाहते थे मोनार्की को हटाकर। तो उनके अंदर तो पहले ये फीलिंग आ गई किस चीज़ का। अब देखिए मोनार्की को हटाकर ये इनका नेपोलियन की सिस्टम अर्थात फ्रांस की सिस्टम अपनाना, इनके अंदर एक फीलिंग। और दूसरा, इन लोगों ने जो नेशनलिज्म की फीलिंग इनके में भी आ गई। कैसी आई, देखिए इनमें नेशनलिज्म की ही फीलिंग आई, तभी तो इन लोगों ने जो पूरे सभी लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया कि नहीं, मेरा आदमी, अपने देश का आदमी यहाँ गवर्निंग करेगा, हमारी आदमी की सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, हमें भी रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए। इसका मतलब इन लोगों में भी जो है आ गया वो नेशनलिज्म की फीलिंग। और अब नेक्स्ट सीखेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में किस तरह से राष्ट्रवाद की भावना बनने हो गई। आइए आप देख भी सकते हैं बनने शुरू हो गए। ठीक है, आइए नेक्स्ट सीखते हैं।